हेलो बच्चों। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, और वो है एसी थ्रू एन इंडक्टर। जैसे हमने रेसिस्टर को डिस्कस किया था, वैसे ही हम इंडक्टर को डिस्कस करेंगे। यानी एसी जब इंडक्टर में फ्लो करेगी तो उसका बिहेव कैसा होगा, उसमें करंट और वोल्टेज का फेज कैसा होगा, क्या वो सेम फेज में होंगे या वो डिफरेंट फेज में होंगे, तो हम इसकी बात करेंगे। तो आपने ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये इंडक्टर है। जब भी किसी वायर को कॉइल की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो इंडक्टेंस ऑफर करती है, उसको इंडक्टर कहते हैं, ठीक है। और ये सोर्स वोल्टेज है, ये एसी सोर्स का सिंबल है, और उसकी ये सोर्स की इक्वेशन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि इंडक्टर अगर केबल सर्किट में इंडक्टर है तब जो है कैसे ये बिहेव करेगा, इसमें बिहेव करेगा वोल्टेज और करंट। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए हमें पता है जो सोर्स वोल्टेज है, वी नो दैट इंस्टंटेनियस ईएमएफ अक्रॉस सोर्स इज E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारे पास आती है। जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो करेगा इस इंडक्टर में, इंडक्टर अपोज करेगा। देखिए इंडक्टर यानी कॉइल, कॉइल का नेचर क्या है, जब भी उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, देखिए एसी करंट तो चेंजिंग करंट है, जब ये इस इंडक्टर में जाएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा और कॉइल इसको अपोज करेगी। कॉइल का नेचर यही है, इनर्शिया की वजह से होता है ऐसा। तो ये इंडक्टर जो है एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। तो हम लिखेंगे व्हेन करंट is flowing, then an inductor offers a back EMF, ठीक है। एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा जिससे कि वो अपोज करेगा करंट की ग्रोथ का, ठीक है। तो दैट बैक ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड बाय इक्वल टू माइनस का एल डी आई बाई डी टी। ये आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, जब आपने ईएम इंडक्शन में आपने सेल्फ इंडक्टेंस का कंसेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है। वहां पे आपने इस चीज को डिस्कस किया होगा। एल क्या है यहाँ पे, एल हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है, ठीक है। अच्छा, तो हम निकालते हैं नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कितना हो जाएगा। नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ क्या हो जाएगा, तो देखिए दोनों को जोड़ लीजिए आप। तो एक तो ईएमएफ क्या है हमारे पास, ई है, और ये कितना है माइनस का एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। दोनों को ऐड कर लिया। अब देखिए सर्किट में केवल इंडक्टर है, रजिस्टर तो है नहीं, तो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज जीरो होगा। तो लिखेंगे हम, इसको हम जीरो कर देंगे, ठीक है। तो जीरो इक्वल टू ई माइनस का एल डी आई बाई डी टी। क्योंकि ये ऐसा क्यों करा है हमने, क्योंकि ये केवल इंडक्टिव सर्किट है, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, तो रेजिस्टेंस नहीं तो वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा इसके अक्रॉस। तो यहाँ से हमने इसको इक्वल कर दिया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि हमें यहाँ से देखिए डी आई निकालना है, तो यहाँ से हमारा डी आई हो जाएगा ई के साथ ई और डिवाइड बाय एल इंटू डी टी। इसको ऐसा कर सकते हैं। अब डी आई का मतलब करंट, ठीक है। अब ये डी हटाना चाहते हैं हम लोग, भाई हमें तो करंट निकालनी है। तो जब भी हम डी हटाएंगे, डी यहाँ इंडिकेट करता है डिफरेंशिएशन को, स्मॉल करंट को, तो डी को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड। तो आते हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करेंगे हम इसका, डी आई इक्वल टू ई बाई एल तो कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए इसको, इंटीग्रेशन डी की, ठीक है। दोनों साइड करेंगे इंटीग्रेशन जब भी करेंगे आप। तो ये बन जाएगा आपका आई इक्वल टू, इसका तो आई हो जाएगा, डी हट जाएगा यहाँ से, ई बाई एल। और जो बल्कि एक काम करते हैं हम लोग, अभी हम यहाँ पर ई की वैल्यू भी लगा लेते हैं। तो बल्कि इसको लिख लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ई बाई एल डी टी, और इसका तो आई हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ कोई डाउट ही नहीं है आपको। और ई की लगा देंगे वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ई नॉट जब यहाँ लगाएंगे तो ई नॉट तो पीक वोल्टेज है, वो नहीं बदलेगा टाइम के साथ, उसको बाहर कर लीजिए, ठीक है। और एल को भी बाहर कर लीजिए, इंटू सॉरी इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी
इंटू डी टी। ठीक है, तो यहां से ये बन जाएगा आपका आई इक्वल टू ई नॉट बाई एल। अब साइन ओमेगा टी करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो माइनस साइन लगा दीजिए यहाँ पे, कॉस ओमेगा टी कर दिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, और अब देखिए ओमेगा टी का दोबारा करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा, अपॉन में आएगा कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है वो अपॉन में जाता है, तो अपॉन हो जाएगा आपका ओमेगा। ठीक है, तो आई इक्वल टू हो गया माइनस का ई नॉट बाई एल, बल्कि इसको ओमेगा एल को एक साथ कर लीजिए आप, इनटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू आ रही है करंट की। अब कंपेयर करने, देखिए कंपेयर अगर हम करें भी ना इसको, तो यहाँ तो आ रहा है साइन, यहाँ पे आ रहा है कॉस, तो कंपेरिजन तो हो नहीं सकता, तो इसको भी हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों। तो ये बन जाएगा आई इक्वल टू माइनस का ई नॉट बाई ओमेगा एल, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन 90 मतलब पाई बाई 2 लिख रहे हैं रेडियन में, थीटा मतलब यहाँ पर ओमेगा टी कहलाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कहीं साइड में, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, इधर आ जाते हैं साइड में, साइन साइन 90 माइनस थीटा जो होता है आपका वो कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो इसका हमने यूज कर लिया। अब इस माइनस साइन को अंदर शिफ्ट कर दीजिए, तो आई हो जाएगा आपका ई नॉट बाई ओमेगा एल, ये हो जाएगा साइन, माइनस साइन को जब अंदर भेजेंगे, देखिए जो देखो जब माइनस साइन को आप अंदर भेजोगे ना, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो पाई बाई 2 ओमेगा टी, ये आपस में शिफ्ट हो जाएंगे, इनके साइन जो है शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, अब देखिए जो ओमेगा एल है, जो ओमेगा एल है ना, इसको हम बोलते हैं इंडक्टेंस कहते हैं इसको, ओमेगा एल को हम लोग। तो अगर ये इंडक्टेंस है तो आई इक्वल टू कहलाएगा ई नॉट बाई, इंडक्टेंस को हम एक्स एल लिखते हैं। ठीक है, एक्स एल का वैसे पूरा नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इनटू ये कहलाएगा आपका साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, अब देखिए ये वोल्टेज है और ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सएल। एक्सएल क्या है, एल सफिक्स में है, ध्यान रखना, एल नीचे है, यानी यहाँ पर एल मल्टीप्लाई में है, बट इसके साथ एल नीचे है एक्स के साथ, ये एक्स एल है, तो एक्सएल का नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब देखिए ये रिएक्टेंस मतलब अपोज करेगा करंट को, और ये वोल्टेज अपॉन, यानी ये वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस की तरह हुआ। अब वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट होती है, इसका मतलब ये करंट बन जाएगी, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा आप लोग। तो देखिए ये बन जाएगा आपका, देखिए इसको हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई नॉट साइन, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, ये बन जाएगी करंट की इक्वेशन, और इसको जो है हम लोग इक्वेशन 2 मार्क कर लेते हैं, ये इक्वेशन 2 बन गई। और इक्वेशन 1 हम इसको मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये हम वैसे एरेज कर चुके हैं, बट ये भी वही चीज है। ठीक है, अब अगर आप देखें ध्यान से, तो वोल्टेज की इक्वेशन ये है ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए फेस क्या है, ओमेगा टी है, और देखिए करंट में क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, मतलब ओमेगा टी से पाई बाई 2 पीछे है करंट, लेग बिहाइंड है, तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करंट इज लेग बिहाइंड बाय फेज एंगल पाई बाई 2 फ्रॉम बाय पाई बाई 2 फ्रॉम वोल्टेज। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, या वोल्टेज आगे चल रहा है करंट से, ऐसा बोल सकते हैं, वोल्टेज इज लीडिंग विद द फ्रॉम द करंट बाय एंगल पाई बाई 2। ठीक है, बात एक ही है। अच्छा, अब देखिए अगर दोनों में फेज है, तो मतलब दोनों का फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, और उसके बाद उसका बनाएंगे फेजर डायग्राम। तो अब देखिए ग्राफ के लिए पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं।
तो देखिए ग्राफ बना लेते हैं बच्चों। ग्राफ बड़ा आसान है। देखिए थोड़ा सा लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें रेसिस्टर की तरह तो ये है और थोड़ा सा इसमें एंगल का आएगा कंसेप्ट। अब देखिए यहाँ पे तो पहले हम वोल्टेज को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये वोल्टेज की इक्वेशन हो गई और ये एंगल ओमेगा टी हो गया, फेज एंगल, ठीक है। तो अब देखिए इसको बोलेंगे हम पाई बाई 2, ये कहलाएगा 2 पाई, ये कहलाएगा हमारे पास, ये हमारा हो जाएगा, सॉरी ये पाई हो जाएगा, ठीक है, ये पाई हो जाएगा, ये पाई बाई 2 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपके पास 3 पाई बाई 4, ठीक है। भाई देखिए पूरी साइकिल होगी 2 पाई, आधी साइकिल उसकी आधी पाई, और 0 और पाई का आधा क्या होगा, पाई बाई 2, और पाई और 2 पाई का आधा क्या होगा, पाई प्लस 2 पाई अपॉन 2, दैट इज 3 पाई बाई 4, ठीक है। ये हो गई हमारी वोल्टेज की इक्वेशन, ठीक। अच्छा ऐसे कर रहा हूँ यहाँ पर मैं ई लिख दे रहा हूँ ताकि याद रहेगा वोल्टेज की इक्वेशन। करंट को देखो, अब करंट को दिखाना है लेग बिहाइंड, क्योंकि करंट जो है वो पाई 2 पीछे है, तो करंट को नीचे से स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है, यहाँ से। तो करंट को हमने ऐसे स्टार्ट किया है, ठीक है, और करंट को आप यहाँ से ऐसे यहाँ पे इधर ले आएंगे, ठीक है, इस तरीके से। मतलब यहाँ से आपने करंट को स्टार्ट किया है, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं इसको जरा। तो ये ऐसे इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये बन गई आपकी करंट की इक्वेशन। तो ये है आपकी वोल्टेज की इक्वेशन और ये है आपकी करंट की इक्वेशन, यानी करंट की इक्वेशन का ग्राफ है बल्कि, ठीक है। ये है। तो आपको दिख रहा होगा, देखो अगर हम टाइम की बात करें, देखो अगर मैं इसको टाइम में रिप्रेजेंट करूं तो ये 0 होगा, ये t होगा, ठीक है। तो ये t बाई 2 होगा, तो ये टाइम कितना होगा, t बाई 4 होगा। फिर सुनिए मेरी बात को, देखो बच्चों ये है अगर 0, तो ये आपका कहलाएगा t बाई 2 और ये कहलाएगा आपके पास t। तो t बाई 2 और 0 का आधा क्या होगा, t बाई 4, यानी यहाँ पे कितना होगा, t बाई 4 होगा, ठीक है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जब देखिए जब करंट, देखिए करंट यहाँ से देखिए स्टार्ट हो रही है नीचे से नेगेटिव से, और करंट की वैल्यू t बाई 4 पे कितनी है, 0 है, क्योंकि ये तो एक्सेस पे आ रहा है। और लेकिन t बाई 4 पे वोल्टेज हो कितना है, वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है। t बाई, देखिए बच्चों t बाई 4 पे जो वोल्टेज है वो कहाँ पर है, वो पीक वोल्टेज पे आ गया अपनी, जबकि t बाई 4 पे करंट कितना है, करंट 0 है। तो यहाँ लिख सकते हैं समझाने के लिए आपको, एट t इक्वल टू t बाई 4 I इज 0, ठीक है, वाइल एंड वोल्टेज कितना है, वोल्टेज कितना है हमारे पास, वोल्टेज है आपकी मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल। तो ई इक्वल टू क्या है यहाँ पर, ई नॉट है। तो ये इस तरीके से दिख रहा है कि फेज बन गया इनके बीच में, यानी दोनों एक साथ नहीं चल रहे हैं, दोनों में फेज है, और पाई बाई 2 का फेज है और वो हर जगह मेंटेन रहेगा। मतलब एंगल में तो फेज कितना है, पाई बाई 2 का, और अगर टाइम की बात करें तो टाइम कितना, टाइम में कितना है, टी बाई 4 का। बच्चों ध्यान रखना, टाइम बाई ये टी बाई 4, ये पूछते हैं कई क्वेश्चन में। इसके कुछ क्वेश्चन अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के तो वहां पूछा गया है कि फेज में पाई बाई 2 का है डिफरेंस, लेकिन टाइम में कितना डिफरेंस, तो वो टी बाई 4, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पूछा जाता है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अच्छा देखिए बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं इसी में ही इसका जो फेजर डायग्राम है, ठीक है। देखो बच्चों फेजर कैसे बनता है, फेजर की बात कर लेते हैं इसके। देखिए बच्चों फेजर की बात करते हैं, फेजर कैसे बनना है। तो फेजर के लिए फेजर डायग्राम, फेजर का मतलब बच्चों वही 4 एक्सेस बना लीजिए आप, ठीक है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ठीक है। और अब यहाँ से आप यहाँ से क्योंकि पहले वोल्टेज को सेट करेंगे आप, तो ये साइन ओमेगा टी इसका एंगल है, तो यहाँ से आप दिखा दीजिए ये वोल्टेज हो गया है, और कितना एंगल है इसका, ओमेगा टी इसका एंगल है, ठीक है। तो ऐसे दिखा दिया आपने इसको, वोल्टेज का एंगल कितना हो गया हमारा, ओमेगा टी हो गया। अच्छा देखिए बच्चों अब क्या होगा, अब अगर हम वोल्टेज की बात करें तो ये तो ई हो गया, ई का मतलब हो गया इंस्टेंटेनियस, सॉरी ये ई नॉट हो गया, पीक वोल्टेज हो गया। अब इसका प्रोजेक्शन यहाँ बना दीजिए आप,
नॉर्मल ड्रॉप कर दीजिए, क्या कहलाएगा, ये ई कहलाएगा। जो बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, मतलब अब जो ई की वैल्यू है वो ओमेगा टी के हिसाब से बदलेगी। देखो, व्हेन ओमेगा टी इज 0 डिग्री ई विल बी 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है। व्हेन ओमेगा टी इज पाई बाई 2 साइन 90 कितना होता है, 1 हो जाता है, तो ई कितना आएगा, ई नॉट आएगा। तो मतलब कि ओमेगा टी की वैल्यू जैसे बदलेगी ई की वैल्यू क्या होगी, चेंज। तो इसलिए जो वैल्यू, देखिए जो वैल्यू बदलती है उसका नाम रखते हैं हम इंस्टेंटेनियस, यानी हर इंस्टेंट पे वो कुछ अलग वैल्यू दिखाती है। और जो नहीं बदलती वो कहलाती है पीक वोल्टेज, जो कि कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी है और वो अब नहीं घटेगी। ठीक है। अच्छा, करंट की बात कर लेते हैं भाई। देखिए करंट जो है, देखिए वो वोल्टेज से पीछे है ना। अभी हमारी क्वेश्चन आई थी यहाँ पर, इक्वेशन क्या थी करंट की, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये थी करंट की इक्वेशन, है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो करंट की इक्वेशन में फेज एंगल पाई बाई 2 माइनस हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस ओमेगा टी जो वोल्टेज का एंगल है, इससे पाई बाई 2 चला जाइए डाउनवर्ड, इससे आप इस कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे फोर्थ वाले में। ठीक है, तो देखिए भाई क्या बन जाएगा ये हमारा, तो इससे मैंने 90 के एंगल पे यहाँ पे आ गया, और मैंने इसको यहाँ लिख दिया है आई नॉट, पीक वोल्टेज ऑफ, सॉरी पीक करंट। अब इसका प्रोजेक्शन यहाँ ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ये कहलाएगा आपका आई। तो ये बन गया आपका फेजर डायग्राम। देखिए वोल्टेज का एंगल कितना है, ओमेगा टी। देखिए करंट का एंगल कितना है, ओमेगा टी। देखिए इस वोल्टेज से पाई बाई 2 कहाँ पर है, देखिए नीचे है ना, यानी पाई बाई 2 कम है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हमने इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर लिया है। इसका ग्राफ का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम आगे इसके डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ ग्राफ वगैरह भी बन जाएंगे इसके, और कुछ रिलेशन भी हम निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, देखिए ये पाई बाई 2 दिख दिया मैंने यहाँ पर, 90 डिग्री ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए आते हैं जो हम अभी आई नॉट एज्यूम कर रहे थे, कि हमने लिया था, इक्वेशन थी हमारे पास, हमने ओमेगा एल को क्या माना था, हमने इसको एक्स एल लिया था अपने डेरिवेशन में। अगर ओमेगा एल एक्सएल है, ठीक है, तो यानी एक्सएल का जो फॉर्मूला वो क्या कहलाएगा, ओमेगा एल कहलाएगा। ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, अब देखिए आई नॉट हमने किसको लिया था, तो आई नॉट था हमारा ई नॉट बाई ओमेगा एल था ना, जिसको हमने लिखा था ई नॉट बाई एक्सएल। ठीक है, हमने ऐसे लिखा था इसको। ठीक है, अच्छा, ओके, यहाँ से हम आई आर एम एस अगर निकालें, तो आई आर एम एस का फॉर्मूला होता है आई नॉट बाई रूट 2। ठीक है, अच्छा, आई नॉट की वैल्यू ये है, ई नॉट बाई एक्सएल, जरा यहाँ लगा दो तो, ई नॉट बाई एक्सएल रूट 2। तो देखिए ये ई नॉट बाई रूट 2 क्या कहलाता है, ये कहलाता है ई आर एम एस। तो यहाँ से आई आर एम एस कितना हो जाएगा आपका, ई आर एम एस अपॉन एक्सएल। ठीक है, तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला आ गया है आईआरएमएस और ईआरएमएस के बीच एक रिलेशन इंडक्टर के लिए। बहुत काम का फॉर्मूला है बच्चों, ये भी यूज होता है। ठीक है, और अच्छा देखिए अब कुछ ग्राफ की बात हम कर रहे थे कि ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने लिखा है भाई, एक्सएल का मतलब है ओमेगा एल, और इसको 2 पाई एफ एल भी लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं फॉर डीसी डायरेक्ट करंट, बच्चों डायरेक्ट करंट तो डायरेक्ट है, नाम ही उसका ये है, वो तो उसका तो मैग्नीट्यूड टाइम के साथ बदलता ही नहीं है, मतलब कि उसके लिए एफ कितना हो गया, 0 हो गया। तो एक्स एल कितना आएगा बच्चों, देखो एफ यहाँ लगाएंगे 0, कितना आएगा, 0 आंसर आएगा। मतलब कि इंडक्टर इंडक्टर जो है वो डीसी के लिए कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, कोई भी रिएक्टेंस ऑफर नहीं करता, यानी डीसी के लिए उसका रिएक्टेंस कितना है, 0 है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, अच्छा देखिए यहाँ से हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो एक्सएल है वो डिपेंड कर रहा है एफ पे, तो इसका एक ग्राफ भी कई बार प्लॉट करने के लिए कहा जाता है कि भाई एक्सएल में और एफ में ग्राफ प्लॉट करिए, तो डिपेंडेंसी हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे एसी करंट की, तो एसी के लिए रिएक्टेंस ऑफर करेगा, एक्सएल 0 नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने इसको डिस्कस किया।
ये था आपका एक्सप्रेशन था, अगर किसी इंडक्टर में एसी फ्लो हो रहा है तो उसकी वोल्टेज की इक्वेशन बात करी हमने करंट की इक्वेशन की बात करी, हमने उसका ग्राफ डिस्कस किया, हमने उनके बीच में फेज एंगल डिस्कस किया और हमने उनका एक जो है फेजर डायग्राम डिस्कस किया, हमने उनके बीच आईआरएमएस और ईआरएमएस में रिलेशन इस्टेब्लिश किया। ठीक है, हमने डीसी की बात करी कि एक्सेल का बिहेवियर डीसी के लिए कैसा होगा। ठीक है, तो ये सब है और एक्सेल का नाम मैं लिख देता हूँ इंडक्टिव रिएक्टेंस, ताकि याद रहे आपको। देखिए बच्चों, क्या होता है कि ये जो आप पढ़ेंगे अभी एल सी आर को अलग अलग पढ़ेंगे आप, तो इन सब में एक्सेल एक्सी ये सब आएंगे, तो इनके नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। कई बार बच्चे नाम याद नहीं रख पाते हैं क्योंकि थोड़ा सा नाम इस तरह का है और रेजिस्टेंस की तो होती है हमें हैबिट, बट ये हमने वर्ड ज़्यादा नहीं यूज़ करे होते हैं, इस चैप्टर में पहली बार ये आते हैं, तो उसका नाम अच्छे याद रखेंगे आप, इंडक्टिव रिएक्टेंस और इसकी यूनिट। तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी, ठीक है, वो क्या होगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है तो क्या होगी, इस ओम। ठीक है, तो ओम होगी इसकी ऐसा यूनिट। रिएक्टेंस कोई सा भी हो, इंडक्टिव हो, कैपेसिटिव हो, इम्पीडेंस हो, आगे चलकर पढ़ेंगे तो सबकी यूनिट वही है, ओम, क्योंकि सबका काम वही है, अपोज करना। ठीक है, तो ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।